स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उसके पहले आपको यह बता दें कि ईरान इजराइल जंग पर इस समय बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि आज मॉस्को जाएंगे ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची। आज दोपहर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया कि अब ईरान के पास सारे ऑप्शंस खुले हैं और उसी के तहत कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ करेंगे मुलाकात। रूस ईरान का दोस्त है, ये उन विदेश मंत्री ईरान का कहना है। रूस के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं, ईरान ने ये बार बार दावा किया है और अब ईरान के विदेश मंत्री रूस की मदद लेने के लिए खुद जाएंगे, मुलाकात करेंगे व्लादिमीर पुतिन से। तो लगातार डेवलपमेंट्स जो हैं वो अमेरिका के स्ट्राइक के बाद से मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज ईरानी विदेश मंत्री मॉस्को जाएंगे और कल राष्ट्रपति पुतिन से वो मुलाकात करेंगे। रूस ईरान का दोस्त है, ये ईरानी विदेश मंत्री बार बार बीते कई मौकों पर कह चुके हैं और इसीलिए जो इस वक्त परिस्थितियां पनपी है मिडिल ईस्ट में, जहां अमेरिका अब पूर्ण रूप से इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल हो चुका है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या यहां से अन्य देश भी इस युद्ध में हिस्सा लेंगे? क्या रूस ईरान का समर्थन करने के लिए आएगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन निगाहें अब सबकी कल पुतिन के साथ होने वाली ईरानी विदेश मंत्री की बैठक पर है। मनोज्ञा, युद्ध की स्थिति में दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है और ठीक उसी तरह से रूस के साथ अपने संबंध मजबूत बताते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब जाएंगे रूस, व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रशिया के राष्ट्रपति हैं। आपको बताना जरूरी हो जाता है कि रूस खुद एक लड़ाई लड़ रहा है, जहां यूक्रेन बनाम रूस की लड़ाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान का रूस जाना, क्या ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नए समीकरण की तैयारी होते हुए देखी जा सकती है? इनमें भी अहम यह भी है, जिस बात का जिक्र अभी मनोज्ञा ने किया, कि रूस लगातार बीते 2 साल से अधिक समय से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और जब से मिडिल ईस्ट में संघर्ष के हालात तेज होते हुए नजर आए, हमेशा से पुतिन जो है ये कहते हुए नजर आए कि अमेरिका जो है वो इसमें हस्तक्षेप न करे। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब जब अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल का साथ देने के लिए मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष में कूद चुका है और उसने इजराइल का साथ देते हुए ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया है, तो इसके बाद रूस की क्या भूमिका होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री कल जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह संभव है कि वो पुतिन से समर्थन मांगेंगे। लेकिन क्या रूस वाकई इस परिस्थिति में है कि वो एक तरफ अपने यहाँ जंग के आयाम को खोले हुए है और वो दूसरी जंग में जो है वो हाथ आजमाए, ये देखना अहम होगा। वहीं चीन समेत दुनिया के कई देशों ने अमेरिका की जो है वो निंदा की है। इन सब के बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो स्ट्राइक की गई आज अमेरिका की तरफ से, उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने जो है वो कई जगहों पर इजराइल के तेल अवीव से लेकर हाइफा, एश्कलोन, सदरोत जैसे अहम शहरों पर निशाने दागे हैं। और अब की बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी कुछ उड़ानें निलंबित कर दी हैं। दुबई और कतर दोनों के लिए उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते लिया गया है ये फैसला। अभी आपको दोपहर में ही जिस तरह से कहा था ईरान के विदेश मंत्री ने कि अब हमारा डिफेंस हमारे हाथ में है, उसके तहत कई ऐसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं और एयरवेज हैं जिन्होंने अब न सिर्फ अपनी उड़ानें रद्द की हैं बल्कि निलंबित भी की हैं, खासतौर से दुबई, कतर और आसपास के मिडिल ईस्ट के इलाकों से। तो ये बड़ी खबर है, जहां ब्रिटिश एयरवेज ने अपनी कुछ उड़ानों को निलंबित किया है। इजरायली एयर स्पेस जो है वो बंद है। दुबई और कतर के लिए उड़ानें निलंबित की गई हैं और पूरे मिडिल ईस्ट के अगर इस वक्त एयर ट्रैफिक को अगर हम देखें तो जो स्थितियां हैं, जहां विरले ही कोई विमान जो है वो इस वक्त उड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं जहां कब ईरान की तरफ से अटैक कर दिया जाए इसकी संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त, इसीलिए एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से खाली नज़र आ रहा है और तमाम जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं जो इन तमाम देशों के ऊपर से होकर गुजरती है, उनके रूट्स को या तो डाइवर्ट किया गया है या उड़ानों को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ अशरफ जैदी साहब जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कैसे देखते हैं न सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन को, बल्कि एक फ्लाइट अब ईरान से रशिया भी जा रही है विदेश मंत्री को लेकर। देखिए, रशिया का साथ ईरान ने पिछले जो युद्ध यूक्रेन के साथ वो लड़ रहा है उसमें काफ़ी दिया है। अब मैं समझता हूँ रशिया भी तकरीबन ईरान के साथ है। उसने बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट जारी किया है, अमेरिका की इस कार्रवाई को उसने कंडम किया है और उसके ख़िलाफ़
कहीं ना कहीं वो नज़र आता है। मैं समझता हूँ ये मौका है कि जब ईरान को रशिया की ज़रूरत है, उसके डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है या उसके दूसरे हथियारों की ज़रूरत है, तो अब ईरान को चाहिए कि वो उससे मांग करे और उसी तरह जिस तरह उसने पिछले सालों में रशिया की मदद की है, रशिया भी मैं समझता हूँ उसकी मदद करेगा। क्योंकि आपने जैसे कहा कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, तो इस वक्त ये बेहतरीन मौका है कि जब रशिया अपनी दोस्ती निभा सकता है ईरान से, और ईरान ही सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि चीन भी कहीं ना कहीं इस मामले में ईरान के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। बयान की ठीक है जैदी साहब, मेरे साथ सैयद हसनैन साहब भी जो हैं वो इस वक्त जुड़ गए। अता हसनैन साहब, सर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जिस बात का जिक्र अभी जैदी साहब ने किया, क्या ये वाकई पॉसिबल है? क्योंकि रूस जो है वो बीते 2 सालों से लगातार खुद एक संघर्ष में जो घिरा हुआ है, और अगर वो मदद करने की सोचता है और अगर मिलिट्री के जरिए, अपने हथियारों के जरिए इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है, तो फिर तो ये सीधे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है उसे मान लिया जाए। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं। जो आपने कहा बिल्कुल सही है। रूस जो है पिछले 2.5-3 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान ने, बशर्ते ये है कि ईरान ने बहुत मदद की है, ड्रोन्स के जरिए और भी कुछ टेक्नोलॉजीज के जरिए रूस की मदद की है, मगर इस वक्त ईरान उनको जो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं समझता हूं कि ये इतना मुमकिन नहीं है कि रशिया अपनी यूक्रेन की लड़ाई को छोड़कर और इस तरफ जुटे किसी तरीके से ईरान की मदद में। उसकी इकोनॉमी का काफी बुरा हाल है, हालांकि सैंक्शंस तो हैं उसके ऊपर, मगर एनर्जी के जरिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को थोड़ा इंप्रूव किया हुआ है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती है। मगर तब भी अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकली और काबिलियत वाइज भी, टेक्नोलॉजी वाइज भी वो चीजें रूस के पास नहीं है जो अमेरिका के पास है। तो मैं समझता हूं कि जो भी मदद होगी वो नोशनल मदद होगी, मदद जरूर होगी मगर नोशनल मदद होगी और डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा कोशिश होगी। हसनैन साहब, क्या हम ये माने कि इस बात का जाना, वहां पर जाकर मांगना, बातचीत करना अपने आप में विश्व को संदेश है कि दो खेमे में बंट चुकी है आबादी दुनिया? जी हाँ, मैं आपके साथ इसमें भी सहमत हूं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आमतौर पे इस तरह के स्थिति में फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, जो देखभाल करते हैं डिप्लोमेटिक अफेयर्स का, आमतौर पर वो एक कॉल देते हैं, या जो सीनियर लीडर है, कोई हेड ऑफ स्टेट है, वो कॉल देता है। मगर इस तरह से जाना, पर्सनली जाना, वहां पर ऑडियंस सीख करना और उसके बाद उनसे बात करना, इसका मतलब इसकी स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है ईरान के लिए। और मैं समझता हूं कि इसके बिना किसी मदद के ईरान जो है तकरीबन अभी लड़खड़ा रहा है। हालांकि कह रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जो जिस तरह से वो हावी हुआ है मिसाइल्स के साथ, और इजराइल में बहुत कमी हो रही है भी एम्युनिशन की, तो शायद ऐसा हो कि स्थिति ईरान के पक्ष में बदल जाए, मगर मैं नहीं समझता हूं कि ये हो सकता है। ईरान इस वक्त काफी कमजोर है।